हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है प्रांजल ठाकर एंड आज हम लोग फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, जिसका फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन एज द डीएसई सब्जेक्ट है इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड जिनका भी फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है एज अ डीएसई सब्जेक्ट, तो वो भी इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। इनके जो नोट्स है, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा मेरे। The link of the Telegram channel is in the description. So there is a disclaimer that you should watch it after studying all the topics, and these are only for the revision purpose. So next, let's start with the chapter. First chapter is financial systems. फाइनेंशियल सिस्टम्स क्या होता है? द फाइनेंशियल सिस्टम इज अ बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी। एक बैकबोन होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, जो कि कनेक्ट करता है सरप्लस यूनिट जो कि हमारे सेवर्स होते हैं, डेफिशिएंट यूनिट जो कि हमारे बोरोवर्स होते हैं, फॉर इंश्योरिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जिसमें कि एक एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो सके फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एक इकोनॉमी में। अगर फाइनेंशियल सिस्टम नहीं रहेगा, राइट, तो एक इकोनॉमिक ग्रोथ एक अनस्टेबल हो जाएगी, जिसमें कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। लैक ऑफ लिक्विडिटी हो जाएगा, इम्प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर ये सिचुएशन आ जाती है तो हमारा इकोनॉमी विल अनस्टेबल, अनसस्टेनेबल। ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू द टॉपिक ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। सो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फर्स्ट इज रिसोर्स मोबिलाइजेशन। किस तरीके से रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जा सकता है? तो एक सिस्टम क्या करता है ना, इंकरेज करता है इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस को कि वो सेव करे। अगर वो पैसा सेव करेंगे ना, तो वो रिसोर्सेज उन फंड्स में यूज होगा जहाँ पे इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मदद करेगा। जैसे जैसे अगर कोई भी फैमिली सेव करती है, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, फैमिली सेविंग थ्रू अ बैंक एंड इनडायरेक्टली सपोर्ट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिजनेस। जैसे कि मान के चलो, आपका अकाउंट एसबीआई में खुला हुआ है, आपने अपना पैसा सेविंग अकाउंट में डाला है। सेविंग अकाउंट में डाला है तो वो पैसा किसके पास गया? बैंक के पास गया। अब बैंक से जो भी लोन लेगा, तो बैंक विल गिव दैट मनी टू दैट। जैसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स लोन पे काम करते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं, इंडस्ट्रीज पे काम करते हैं, वो लोन लेंगे बैंक से। अगर बैंक से लोन लेंगे तो रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन अच्छा होगा, राइट। देन इज एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देयर इज एन एफिशिएंट विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, there will be a efficient allocation of resources. It ensures funds to flow to sectors offering the highest economic returns, देखिए जिसमें कि एक इस जगह पे फंड का फ्लो इस तरीके से होगा जिधर से हमें हायर इकोनॉमिक रिटर्न्स मिले। फॉर एग्जांपल वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है? वो फंड करता है न्यू टेक स्टार्टअप्स को, जो कि एक एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन है। Then third is promoting economic growth. Promoting economic growth by making funds accessible to businesses and entrepreneurs. The financial system foster innovation, job creation and the GDP growth. तो फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में भी। जैसे फंड्स होता है ना, अगर फंड्स किसी भी बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर को मिलता है तो वो ना इनोवेशंस पे काम करेंगे, जॉब क्रिएशन हो। जैसे वो कंपनी बनाएंगे, कंपनी में टीम की जरूरत होती है, तो इट विल क्रिएट अ जॉब एंड इट ओवरऑल हेल्प्स इन जीडीपी ग्रोथ। फोर्थ इज फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प्स इन स्टेबिलिटी. A well-regulated financial system minimizes economic shocks by providing mechanism like insurance, credit diversion and monetary control. तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने में मदद करता है। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स। तो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? सबसे पहला कंपोनेंट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल सिस्टम किसके थ्रू चलाया जाता है? क्या कंपोनेंट होता है? फर्स्ट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो दीज आर द इंटरमीडियरीज बिटवीन सेवर एंड बोरोवर। तो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि एक इंटरमीडियरी होता है, एक बीच का बिचौलिया नहीं बोलूंगा इसमें, एक इंटरमीडियरी होता है जो कि कनेक्ट कराता है सेवर्स और बोरोवर्स को। तो तो सबसे फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, जिसके अंदर आ जाते हैं हमारे कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक। ये सारे आ गए जो कि हमें डिपॉजिट्स ऑफर करते हैं, लोन ऑफर करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन कराने में मदद करते हैं। जैसे आपको घर बनाना है तो आप होम लोन ले सकते हो, राइट। तो वो होम लोन एक सेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको डिपॉजिट, आप अपने पैसे को डिपॉजिट कर सकते हो विद सेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें कि सेविंग्स अकाउंट पे जो इंटरेस्ट आता है, दैट्स द थिंग वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट। देन इज डेवलपमेंट बैंक। तो these are the development banks are specialized institutions like NABARD, जैसे NABARD आपने नाम सुना होगा, फिर सिडबी का नाम सुना होगा, which funds long term projects in agriculture and small scale industries। देखो, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में ना फंड करने में मदद करते हैं। जैसे एक एग्रीकल्चर को एडवांस बनाने के लिए जो फार्म होता है वो बहुत एक लंबा समय लेता है हार्वेस्ट होने में, तो उसका जो हार्वेस्टिंग करने के लिए जो जो सामान लगेगा ना, वो नाबार्ड उनको लोन दे देता है, उन बड़े बड़े फार्मर्स को, इंडस्ट्रीज को लोन देता है, जिससे कि वो उस पर काम करके इकोनॉमिक जनरेट करे, उसके बाद वो लोन चुकते करते चले, राइट। तो दीज डेवलपमेंट बैंक्स आर द स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड एंड सिडबी। देन थर्ड इज कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स का नाम आपने रूरल एरियाज में बहुत सुना होगा, जो कि एक ऑपरेट करते हैं लोकल लेवल पे टू सपोर्ट फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। दीज आर द ग्रुप ऑफ पीपल जो कि कोऑपरेटिव फॉर्म्स बना लेते हैं, जिसमें कि ये लोग अपने ही लेवल पे, एक लोकल लेवल पे सपोर्ट करते हैं फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस को। देन सेकंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इज एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो ये जो होता है ना, एक ऐसा मार्केट है, नीश मार्केट है, कार्टर नीश मार्केट, जो कि प्रोवाइड कराता है क्रेडिट्स, लीजिंग एंड इंश्योरेंस लाइक एलआईसी जो होते हैं, एलआईसी इन लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। तो
देन बजाज फाइनेंस वो कंज्यूमर लोन्स प्रोवाइड कराता है। थर्ड इज स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे आपने नाम सुना वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल कौन कौन होता है? जो कि प्रोवाइड कराते हैं फंड्स टू स्टार्टअप्स जिसमें कि हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। जैसे शार्क टैंक इंडिया आपने देखा होगा, तो वो तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज उन पे पैसा लगाती है, बट देर आर हाई वर्थ पीपल जो वेंचर कैपिटल फर्म्स होते हैं, वो दीज आर द हाई वर्थ कैपिटल फर्म्स जो कि पैसे लगाने के लिए रेडी होती है, जिसमें कि ग्रोथ ज्यादा दिखता है। अगर आज वो पैसे लगाएंगे तो उसमें उस कंपनी का शेयर ले लेंगे, राइट? तो वो आगे चल के अगर ग्रोथ होता है कि वो जिस पे कंपनी में पैसा लगाया है तो देयर पैसा विल बी डबल, और जिसको बोल सकते हैं वेंचर कैपिटल जो फंड्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो पेंशन फंड्स मैनेज, जो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो पेंशन फंड जो कि आपके पीएफ कटता होगा, अगर आपको कोई भी सैलरी मिलती है कि कोई भी सैलरी एम्प्लॉयड है, एंड दोनों साइड से कंट्रीब्यूशन होता है, जो कि आपका एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन होता है, तो ये पीएफ कटता है हमेशा हर महीने, एंड वो आपका रिटायरमेंट सेविंग होता है, जो कि जो स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी वो पोस्ट रिटायरमेंट के बाद जितना भी फंड होता है उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने में मदद करता है। देन सेकंड हम लोग क्या बात कर रहे थे कंपोनेंट में, सेकंड कंपोनेंट इज फाइनेंशियल मार्केट। फर्स्ट वाज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेकंड इज फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट आर द प्लेटफॉर्म्स वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड। जब भी मार्केट का वर्ड आता है ना, मार्केट का वर्ड आते ही आपको पता चल जाना कि बाइंग और सेलिंग वाला चीज हो रहा है किसी भी एक्टिविटी में, राइट? तो फाइनेंशियल मार्केट आर द प्लेटफॉर्म वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड। तो जैसे फर्स्ट इज मनी मार्केट। Money markets deals with the short-term instruments like treasury bills, commercial papers. Second, the money market is crucial for maintaining liquidity in the economy. अगर liquidity कैसे रहेगा? ये अगर शॉर्ट टर्म में इंस्ट्रूमेंट्स में डील्स करते हैं, राइट? सेकंड इज कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ टू मार्केट्स, फर्स्ट इज प्राइमरी मार्केट, देन सेकंड इज सेकेंडरी मार्केट, राइट? प्राइमरी मार्केट जहाँ पे न्यू सिक्योरिटीज इशू होता है, प्राइमरी नया है, न्यू सिक्योरिटीज इशू होता है, जिसमें हम लोग नाम सुनते हैं आईपीओ आ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी आईपीओ लेके आ रही है, जैसे अभी स्विगी आया था कुछ महीने पहले, एंड अभी वन मोर इज देयर, एरोस्पेस करके एक कंपनी, वो भी अपना आईपीओ लाने वाला है। तो दीज आर द न्यू सिक्योरिटीज जो कि इशू होते हैं, जैसे आईपीओ जिसको बोलते हैं। सेकंड इज सेकेंडरी मार्केट। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड अमंग इन्वेस्टर्स, जो कि आईपीओ हो रखा है, अब वो रेगुलर बेसिस में जिधर बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है सिक्योरिटीज का इन्वेस्टर्स के बीच में, वो आ जाता है हमारे सेकेंडरी मार्केट के अंदर। सेकंड स्टॉक एक्सचेंजेस लाइक एनएससी बीएसई, राइट? इन दोनों में बाइंग एंड सेलिंग होता है इन्वेस्टर्स के बीच में सिक्योरिटीज का। फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट क्या हो गया? फॉरेक्स मार्केट में फैसिलिटेट करता है फॉरेन करेंसी ट्रेडिंग में, एंड एसेंशियल इट इज एसेंशियल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एज वेल। Then second, fourth is derivative market. Derivative markets includes features and option contracts allowing investors to hedge risk. तो investors को ये एक derivative market funds provide कराता है जिसमें कि future और उस contract के basis पे वो risk ले सकता है, अगर profit होता है तो they will be giving the profit share and वो loan चुकता करेंगे। Third, the components of financial system is financial instruments. कॉन्ट्रैक्ट यूज फॉर सेविंग्स, बाइंग्स एंड इन्वेस्टिंग, जैसे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हो गया जो कि रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप इन अ कंपनी, जैसे शेयर होल्डर्स हो गया, वो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? अर्न भी करते हैं डिविडेंड, एंड उनके पास वोटिंग राइट भी होता है। तो दीज आर द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें कि आगे हमारा जो शेयर सर्टिफिकेट होता है, जो होल्ड करता है उस कंपनी का ओनर होता है, ओनरशिप होल्ड करता है उतने अमाउंट ऑफ शेयर का। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम हमने सुना भी होगा, डिबेंचर्स। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स आर द बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स दैट पे फिक्स्ड इंटरेस्ट, जो कि फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करता है। किसी भी कंपनी में आप पैसा लगाते हो और उसका डिबेंचर लेते हो तो आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करता है, सूटेबल फॉर रिस्क एडवर्स इन्वेस्टर। देन थर्ड इज हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कि दोनों का कंबाइंड फीचर आ जाता है, इक्विटी एंड डेप्ट, एंड ये कन्वर्टेबल डेब्ट्स होते हैं। अगर आप कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, इसको आप इक्विटी में भी बदल सकते हो। फोर्थ कंपोनेंट इज फाइनेंशियल सर्विसेज। तो सिस्टम फाइनेंशियल सिस्टम्स सपोर्ट सिस्टम्स enabling transactions for financial growth, example including portfolio management, credit rating and investment advice. Then comes with the topic of financial system and economic development. हाउ फाइनेंशियल सिस्टम ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है इन फाइनेंशियल स्टेट में ऑफ द सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम्स की हेल्प से किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। फर्स्ट, मोबिलाइजिंग और ऑफ सेविंग्स, जिस तरीके से मोबिलाइज होगा सेविंग्स, आपने ये चैनल पर समझा भी होगा अपने क्लास 11-12 में कि अगर बैंक्स में आप इतना इन्वेस्ट करते हो तो वो पैसा रोटेट होकर आपके पास आता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी का मतलब समझा था, राइट? तो दिस इज द कंसेप्ट, जिस तरीके से आपके सेविंग्स का मोबिलाइजेशन होगा तो फाइनेंशियल सिस्टम इकोनॉमिक ग्रोथ में भी मदद करता है। जैसे बाय प्रोवाइडिंग टूल्स लाइक सेविंग्स अकाउंट्स एंड म्यूचुअल फंड्स, the system channels ideal savings into productive avenues. तो यार रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? या इट इज रिकॉर्डिंग। ओके, देन इज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन इंश्योर सफिशिएंट फंड। तो फाइनेंशियल मार्केट जो होता है एंड इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो एक सफिशिएंट फंड्स इंश्योर रखते हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। फॉर एग्जांपल, जो कि रोड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, जो भी रोड कंस्ट्रक्शन होता है हमारे इंडिया में, वो फाइनेंस्ड होते हैं बाय
पार्शियली बाय बॉन्ड्स, जिसको बोलते हैं ना, जैसे बॉन्ड्स इशू किया इस बार गवर्नमेंट ने इतने बॉन्ड निकाले, तो आप उतने बॉन्ड को आप खरीद लेते हो एंड उतना पैसा पेमेंट करते हो फॉर एनएचआई जैसे बॉन्ड निकालता है, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में आपसे पैसे लेके उतना इंटरेस्ट अमाउंट में आपको बाद में देती है, राइट। Then third is risk management. Risk management कैसे हो गया? The system and offers a mechanism to distribute risk such as insurance and diversified investment in mutual funds. Fourth is economic stability. So a well functioning financial system ensure consistent credit flow and reduce market volatility. Then World Bank indicators क्या होते हैं फाइनेंशियल डेवलपमेंट को देखने का? फर्स्ट इज डेप्थ, एक्सेस, एफिशिएंसी एंड स्टेबिलिटी। तो फर्स्ट डेप्थ इज मेजर्स द साइज एंड लिक्विडिटी ऑफ मार्केट, तो किस तरीके से साइज है एंड उसका क्या लिक्विडिटी प्रोसेस चल रहा है, तो वो मार्केट का उससे डेप्थ से मेजर होता है। अ डीप मार्केट इंश्योर इजी एक्सेस टू फंड, मतलब जितना डीप मार्केट होगा, डेप्थ जितना गहरा होगा, वो इजी एक्सेस बनाएगा फंड को। एक्सेस, सेकंड इज एक्सेस refers to the availability of financial services to all the segments of the population. लोगों के पास फाइनेंशियल सर्विसेज कितने लेवल पे है, कितना अवेलेबल है उनके पास फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये एक्सेस के थ्रू पता चलेगा। मतलब लोगों के पास, पॉपुलेशन के पास एक्सेस कितना है फाइनेंशियल सर्विसेज का। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंसेंटिव्स लाइक जनधन योजना, जनधन योजना क्या था? लोगों को पैसे देते थे, पैसे मिलते थे, हैव इंक्रीज एक्सेस इन इंडिया। थर्ड इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या हो गया? किस तरीके से हमारे फंड्स आर मोबिलाइज एंड एलोकेट हो रहे हैं हमारे देश में। स्टेबिलिटी किस तरीके से ये इंडिकेट करता है द सिस्टम रेजिलियंस एंड एक्सटर्नल स्टॉक्स, लाइक जो भी आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसीज होते हैं वो स्टेबलाइज करने के लिए होता है, जैसे स्टेबलाइज इन्फ्लेशन एंड एक्सचेंज रेट्स, जैसे आपने सुना भी होगा, रेट्स बढ़ते घटते रहते हैं आरबीआई के थ्रू, राइट। देन फोर्थ टॉपिक कम्स विथ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, इंटरमीडियरी मतलब बीच का बंदा। तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन इज इन्वॉल्व्स इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स एंड एनबीएफसीज, चैनलाइज करते हैं फंड्स को बिटवीन द सेवर्स एंड द बोरोवर्स, इन दोनों के बीच का चैनल प्रोवाइड कराने में मदद करता है कौन? बैंक्स एंड एनबीएफसीज। फंक्शंस क्या होते हैं? these financial intermediaries are reducing transaction cost कम करने में मदद करता है by aggregating small savings, they reduce the cost of associated with direct lending। देखो डायरेक्ट लेंडिंग मिल गया तो कम इंटरेस्ट, मतलब आपको बहुत जल्दी फंड्स भी मिल जाते हैं एंड वो कॉस्ट एफिशिएंट भी होता है, मतलब ट्रांजेक्शन कॉस्ट बच जाता है। देन सेकंड इज मैनेजिंग रिस्क, डाइवर्सिफाइंग रिस्क थ्रू इंस्ट्रूमेंट लाइक पोल्ड फंड एंड इंश्योरेंस। तो these are the functions of financial intermediary. Then third is liquidity creation, fourth is credit allocation. Then we have come to the topic of capital allocation. Capital allocation क्या होता है? It is a process of distributing financial resources across sectors to maximize return. तो जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अलग अलग सेक्टर्स में, जिससे कि हमें क्या मिल सके? रिटर्न अच्छा मिल सके। तो कंपैरिजन ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट, किस तरीके से कंपैरिजन करेंगे मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन का? तो इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो डायरेक्ट फंडिंग प्रोवाइड कराते हैं बाय लोन बेनिफिशियरीज फॉर बिजनेस नीडिंग फिक्स फंडिंग, और मार्केट्स क्या होते हैं? ऑफर्स इनडायरेक्ट फंडिंग by suitable for large scale project requiring equity or bond. The sixth topic, that is evolution of Indian financial system since 1951. 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद किस तरीके से हमारा फाइनेंशियल सिस्टम वो आया बढ़ा है, चलिए समझते हैं। जैसे प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिस्टम था ना, वो बहुत इनफॉर्मल था, डोमिनेट किया गया था वो मनी लेंडर्स के द्वारा। मतलब लोग मनी लेंडर्स पे ज्यादा भरोसा करते थे एंड जो बैंक्स का जो सर्विसेज होते थे ना, वो इलाइट सोसाइटी के लिए बनता था, जो कि बहुत अमीर लोग होते थे। तो बैंक्स वर फ्यू, बैंक्स कम थे एंड उन्हीं लोगों के लिए थे जो कि एक एलाइट सोसाइटी में आता था। तो फाइनेंशियल सिस्टम बहुत इनफॉर्मल एंड डोमिनेटेड बाय मनी लेंडर्स, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? इंडिपेंडेंस के बाद नेशनलाइजेशन हुआ बैंक्स का, मतलब अलग अलग रूरल एरियाज में बैंक्स खुलने लगे, नेशनलाइज हुआ, एनहांस हुआ, रूरल आउटरीच मिला इसको। फिर फॉर्मेशन हुआ डीएफआईज का। डीएफआईज मतलब अलग अलग टाइप के स्मॉल फंड इंडस्ट्रीज जो बैंक्स होते हैं, जैसे आईआईडी एंड नबार्ड का प्रमोट किया गया इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ में। फिर डायरेक्टेड लेंडिंग, तो डायरेक्टेड लेंडिंग पॉलिसीज एम टू प्रायोरिटी सेक्टर्स लाइक स्मॉल बिजनेसेस। फिर पोस्ट लिबरलाइजेशन, आपको पता होगा एलपीजी पॉलिसी 1991 के बाद क्या क्या हुआ? प्राइवेट बैंक्स आए हमारे देश में 1991 के बाद, जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। तो ये सारे प्राइवेट बैंक्स का एंट्री हुआ, जो कि फिर स्टैब्लिशमेंट हुआ सेबी का फॉर रेगुलेटिंग स्टॉक मार्केट, यू ऑल नो, क्योंकि स्टार्टिंग में हर्षद मेहता का जो केस आया था उसके बाद सेबी और स्ट्रांग हुई थी। तो सेबी का सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। लिबरलाइजेशन ऑफ एफडीआईज एंड एफपीआईज नॉर्म। एफडीआईज क्या थे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन भी इधर इन्वेस्ट कर सकते थे लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब शॉर्ट टर्म्स में मान के चलो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो रिसेंट रिफॉर्म्स क्या आए हैं? रिसेंट डेवलपमेंट हमने देखा है सबसे बड़ा यूपीआई, डिजिटल इनिशिएटिव लाइक यूपीआई, आधार लिंक्ड अकाउंट, मतलब आधार कार्ड से हमारे सारे अकाउंट लिंक्ड हो गए हैं। तो दीज आर द रिसेंट रिफॉर्म एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, जैसे जनधन योजना।
right? Last topic for this chapter is recent development in Indian financial system. First was digital finance हुआ, फाइनेंस को डिजिटली लेवल में लेके गया गया, इसको इस तरीके से रिवॉल्यूनाइज कराया गया, क्या बोल सकते हैं, इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, जैसे यूपीआई एंड मोबाइल वॉलेट्स का चलन बढ़ा, लोग कैश कम करने कैरी करने लगे, फॉर एग्जांपल फोन पे एंड गूगल पे डोमिनेट्स द मार्केट, राइट? ग्रीन फाइनेंस, ग्रीन बॉन्ड्स फंड्स, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, उनको बॉन्ड्स फंड्स मिलने लगे, उनको पैसे मिलने लगे अगर वो बॉन्ड बेचते थे फॉर रिन्यूएबल एनर्जी के सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स के लिए। थर्ड इज ग्लोबल इंटीग्रेशन। ग्लोबल इंटीग्रेशन क्या हो गया? इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स हैव स्ट्रेंथेंड इंडियाज पोजीशन. So this was in the chapter 1, that is unit 1 introduction, where we have covered all the topics of our syllabus. Hope this video will help you out after the revision thing, and you can check these notes out of these uh, telegram channel, and आप telegram channel पे जाके इन सारे notes का access ले सकते हो. So thank you so much. If you like this video, if you love this video and it helps you out, so just subscribe to this channel and like this video. Thank you so much. Take care. Bye.